हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हों, अपनी फैमिली, अपनी स्टडी और अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हों। अब तो जो है वो सारी चीज़ें खुल रही हैं धीरे धीरे, और जो है वो एग्ज़ाम की डेट वगैरह भी जो है वो आने लगी है। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को ऐसे ही अच्छे से जारी रखिए, और जिससे जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। और बाकी ये गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए, जो जिन लोगों ने भी सीटेट क्लियर कर लिया था, या जो है वो मतलब ये इस बार करने वाले हैं, फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो अब तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया था एक वीडियो में कि वो जो है वो लाइफ टाइम रहेगा। अगर किसी ने एक बार भी क्वालिफाई कर लिया है, 2011 में फर्स्ट टाइम हुआ था, तब से जो है वो जिन लोगों का भी क्लियर हुआ है, तो अब उन लोगों को जो है वो दोबारा जो है जो सर्टिफिकेट जो है उन लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो सेंटर ने, एनसीटी ने सारे राज्यों के पास लेटर भेजा है कि आप लोग भी जो है वो अपनी अपनी तरफ से इस तरीके की घोषणा कर दीजिए कि जो भी स्टेट लेवल पे, मतलब राज्य स्तर पे टेट का जो एग्ज़ाम होता था, यूपी टेट या हरियाणा टेट, मध्य प्रदेश टेट, जो भी हैं, उन सब लोगों की जो है वो मतलब इस तरीके से घोषणा करी है कि वो लाइफ टाइम वैध रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि अब जो है वो फोकस जो है वो स्टूडेंट सिर्फ अपने जो फाइनल एग्ज़ाम रहता है उस पर करें, ना कि बार बार टेट क्लियर करने के लिए भी उसको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब टेंशन इस चीज़ की नहीं है, अब सिर्फ फोकस करना है उस पर। और बाकी जो है वो जल्दी सीटेट के फॉर्म फिल होने की जो है वो डेट आने वाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब एग्ज़ाम भी होंगे, और एडिट का एग्ज़ाम जो होना था वो भी जल्दी ही होगा। तो बस पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन करने में बिल्कुल भी जो है वो मत कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम एक चीज़ को 4 बार पढ़ लेंगे ना, तो वही चीज़ हमारे काम आती है। जो हम एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं वो चीज़ हमें माइंड में नहीं आती है, उसमें हम 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अरे यार कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। मान लीजिए उसमें 2 ऑप्शन लिए बैठे हैं, यार ये ठीक है कि ये ठीक है, कुछ पढ़ा था तो मैं तो हमेशा वही टिक करती थी जो गलत होता था। जो 2 में अगर कंफ्यूज हूँ तो मेरे साथ यही दिक्कत होती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है रिवीजन करिए, मेरी तरह गलती मत करिए, और बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए। आइए देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है आज ये। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जब तक इंसान सफल नहीं होता है ना, तो आप कितनी भी मेहनत करिए, उस मेहनत की कोई कीमत नहीं होती है। और वो लोग बहुत नसीब वाले होते हैं जिनका घर वाले या उनके दोस्त उनका साथ देते हैं। अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, वो सफल नहीं हो पा रहा है, होता है कभी कभी, तो उसमें कभी कभी ये होता है कि लोग जो है वो निंदा करने लगते हैं उसकी, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार मजाक बताते हैं उसकी, ठीक है। तो उस चीज़ से परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि अरे यार हमने ये लक्ष्य चुना था, अब ये सब ऐसे बोल रहा है, मैं नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ तो मैं अपना रास्ता बदल लूँ, नहीं। बल्कि उस समय पे हमें और ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि सफलता जो है वो शर्म से नहीं आती है, साहस से आती है। वहीं यार हम 2 घंटे पढ़ रहे थे, अब किसी ने कुछ कहा तो हम उसके लिए रो रहे हैं बैठ के, उससे सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। और हम मुंह छुपा के बैठ जाएं, उससे भी सफलता नहीं। हमें सफलता किससे मिलेगी कि नहीं, मुझे अपना लक्ष्य पाना, और वही पाना है जो मैंने डिसाइड किया था, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 की जगह 4 घंटे लगाइए उसमें, ठीक है। टाइम को एडजस्ट करिए, 6 घंटे लगाइए, वो आपका लक्ष्य क्यों नहीं मिलेगा। आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, आमिर खान बोलता है कि यार काबिल बनो काबिल, ठीक है, कामयाबी तो झक मार के आएगी। तो स्थिति वही है कि अगर आप काबिल हैं तो आज नहीं तो कल कामयाबी आपके पैरों में खुद आएगी, ठीक है, खुद गिरेगी आके। और अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, सोचोगे यार बस किस्मत से हो जाए, तो किस्मत से कुछ नहीं होता है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। किस्मत में चीज़ है और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तब भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए जो है वो निंदा से परेशान मत होइए, शर्म मत करिए, ठीक है। सिर्फ ये देखो कि हाँ मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे वो पाना है। बीच में कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इस चीज़ को मत बोलिए। हाँ, अगर आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप बहुत लकी हैं, ठीक है। भगवान का शुक्र करिए, या जिस भी ईश्वर को आप मतलब मानते हैं
उसका शुक्र करिए कि आपको बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जब सफलता नहीं मिलती है ना, तो हमारी फैमिली हमारी बहुत बड़ी सपोर्टर होती है अगर वो हमें सपोर्ट करती है तो। क्योंकि हालांकि बच्चे होते हैं वो जो मेहनत कर रहे होते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो कभी कभी फैमिली वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चे क्या स्टूडेंट ही लाइफ में क्या, कभी भी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन खैर, आपको जो है अच्छे से स्टडी करनी है और लोगों की निंदा से परेशान नहीं होना चाहिए, ना अपना रास्ता बदलना चाहिए, बस साहस करना चाहिए। अरे यार, ये मेरी मजाक बना रहा है, कोई नहीं, मैं 2 घंटे पढ़ रहा, अब देखो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरीके की मेंटलिटी डेवलपमेंट करिए, मेंटलिटी का डेवलप करिए इस तरीके से। और वही 3 इडियट्स वाला डायलॉग आमिर खान का, काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं जो हूँ आज आपका पॉलिटी का उद्देश्य का एक नई यूनिट लेकर आई हूँ, उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान की। जैसे मैंने आपने बताया था आप लोगों को कि उद्देश्य का जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था, ठीक है। तो बाद में उसको जो है वो प्रस्तावना बोला गया, ठीक। तो इसी से रिलेटेड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको एज इट इज़ मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति थी जब संविधान लागू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी कि भारत हमारा जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अपने आप में अपने स्वयंभू, मतलब अपना प्रभु खुद है, उसके ऊपर किसी का कोई शासन नहीं है, वो गुलाम नहीं है, संपन्न है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक, जहाँ लोगों का तंत्र अर्थात लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। गणराज्य यानी कि हमारे जो मुखिया है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो वंश, किसी वंश के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक। वहाँ क्या है, गणतंत्र है जिसको चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया नहीं? आई होप आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं फिर इस चीज़ को बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? जो संविधान है उसमें हमारे देश भारत का जो है वो उल्लेख किस किस नामों से किया है? ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि भारत तथा इंडिया, इन दोनों ही नामों को जो है वो सम्मिलित, मतलब उल्लेख मिलता है हमारे संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? मतलब जो प्रस्तावना है उसमें इसमें से ये बताइए कि क्रमबद्ध क्रम में जो है वो कौन सा सही है, कौन सा वर्ड पहले है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। क्रम बताना है सही, ठीक। ऑप्शन ए गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न, ऑप्शन बी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, ऑप्शन सी सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ठीक है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी चुका है एग्जाम में और आगे आने की उम्मीद भी है, ठीक है। इसके क्रम को ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक। और हाँ, जो पिछला क्वेश्चन है आपका ये, इसमें भारत तथा इंडिया अनुच्छेद 1 जो है, ठीक है, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन लिखी हुई है, यानी कि भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख है। क्या लाइन लिखी हुई है अनुच्छेद 1 में? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्रम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्रम ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना से जोड़े गए? 42 यानी कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें जो हमारी उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जिसको इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। वो शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, ठीक है। अब आप बताइए कौन कौन से ठीक है। ऑप्शन ए पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी पहला और तीसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन डी दूसरा तीसरा और चौथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पहला और तीसरा, यानी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। जब हमारी प्रस्तावना शुरुआत में जब थी, यानी कि संविधान हमारा जब लागू हुआ था, ठीक, तो पहले तो प्रस्तावना में जो है इस तरीके के ये कोई शब्द थे नहीं, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तब इसमें इन शब्दों को जोड़ा गया, ठीक है। तब उसमें 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे, ठीक है। उन 3 शब्द में आपके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और लोकतंत्रात्मक, ठीक, इन शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, 42वां संविधान संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मैंने आपको अनुसूची वाले में पढ़ाया था कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन करके जो है वो जोड़ी गई थी, और इसमें भूमि से रिलेटेड, भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड जो है वो बातें थी। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। अब क्या रह गई? ये 3 चीज़ें रह गई जो भारत को धर्मनिरपेक्ष, अब धर्मनिरपेक्ष अभी आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो ये किस में था? ये भारत प्रस्तावना में था, ठीक है। तो क्या हो गया? ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ओके। ये एलिमिनेशन मेथड है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यानी कि 1975 में जो है वो नहीं था? ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी संपन्नता, ऑप्शन डी अखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अखंड। हाँ, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 शब्दों को जो है वो जोड़ा गया था। कब हुआ था? 1976 में। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? एक समाजवाद, ठीक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक तो हमारा देश शुरुआत से ही था। मैं उस समय जो है वो गलत मेरे मुंह से निकल गया था, सॉरी फॉर दैट। तो उसमें जो है तीसरा शब्द अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 17वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 24वें संशोधन, और ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी क्या है? 44वें, ठीक। तो अभी आप पढ़ रहे हो कि हमारी उद्देशिका में प्रस्तावना कब हुआ था, तो ऑप्शन सी यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हैं। ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का एक संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी। वंशानुगत से मतलब जैसे आप इंग्लैंड में देखते हैं वहाँ राजा है, ठीक है,
तो वहाँ जैसे एलिजाबेथ हैं, फिर उनके बेटे हुए, फिर उनके बेटे हुए, फिर उनके बेटे हुए, इस तरीके से वंशानुगत जो है वो शासन चलता आ रहा है। लेकिन क्या हमारे देश के राष्ट्रपति ऐसे है? नहीं है। वो तो हर 5 साल बाद जो है उसका इलेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्शन से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है। ठीक है, जनता द्वारा चुने हुए जो सांसद हैं, ठीक है, या विधायक हैं, वो लोग जो हैं उसको चुनते हैं। तो क्या वो हमारा वंशानुगत नहीं है, इसीलिए हमारा देश जो है वो गणतंत्र है। गण यानी कि लोगों का तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ठीक है, किससे आरंभ होती है? ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से। किससे होती है? ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो है ये क्वेश्चन आया है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, ये सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी समष्टिवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी अंतःक्रियावाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सार्वभौमिकता, यानी कि सभी व्यक्ति जो हैं वो पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। ठीक है, ये सिद्धांत क्या है? सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। सार्वभौमिकता मतलब सभी जगह। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेद के उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, मतलब सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उन्होंने जो है वो भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय, बाद मतलब केस में, ठीक है, बाद से मतलब केस है, या किस मुकदमे में या केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का भारत का भाग है? क्योंकि इस केस से पहले या इस जो क्या बोलते हैं उसको, मुकदमे से पहले जो है, जब तक ये नहीं हुआ था तब तक जो प्रस्तावना थी या उद्देशिका थी उसे संविधान का भाग ही नहीं माना जाता था। ठीक है, मतलब क्योंकि वो बाद में ऐड की गई थी ना, इसलिए उसको संविधान का भाग नहीं माना जाता था। ठीक, लेकिन ये जो केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई ये जो उद्देशिका है यानी कि जो प्रस्तावना है वह हमारे संविधान का ही भाग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस था इसमें जो है वो उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो है किस केस के तहत जो है वो प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान का भाग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? अब एक और क्वेश्चन आ गया, उसमें क्या था कि उन्होंने जो है प्रस्तावना को, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे संविधान में संविधान का ही भाग है या नहीं है, तो उन्होंने बोम्मई, ठीक है, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के तहत क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो एक अभिन्न अंग है हमारे संविधान का। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय संविधान की जो मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कर लिया। अब यहाँ उन्होंने एक नया जो है वो विचार दिया, वो था मौलिक संरचना का। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक संरचना
या मूल जो है वो सिद्धांत, ये किस केस के तहत दिया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए बेरुवारी विवाद, ऑप्शन बी ए के गोपालन विवाद, ऑप्शन सी प्रिवी पर्स विवाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मैं बोल रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये विवाद हुआ था 1973 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों, पिछला वाला और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें इसके बारे में मैं कुछ बोल रही हूँ, उसको सुन लीजिए आप लोग या नोट कर लीजिए। 1973 में हुआ था, इसकी डेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि मूल संविधान के मूल सिद्धांत या मौलिक संरचना के बारे में जो है वो किस केस के तहत कहा गया है, केशवानंद भारती के तहत। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, इसमें कहा गया था मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था प्रस्तावना को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में जो कहा गया था वो ये था कि हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। मतलब हमारा जो संविधान है वो उद्देशिका में जो बुनियादी तत्व वर्णित हैं उन पे खड़ा हुआ है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाएगा तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा। भाई किसी चीज़ की अगर हम नींव को ही जो है वो तोड़ देंगे तो क्या मकान खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा रहेगा ना, सीधी सी बात है। अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान भी खो देगा। इसीलिए जो है आप देखते होंगे कि कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जब किसी केस को लेके पहुंचती है जो हमारे संविधान से जुड़े होते हैं तो कुछ को तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो रिजेक्ट कर देता है। वहाँ रीज़न क्या होता है? वहाँ होता है मौलिक संरचना, कि अगर उस केस में मौलिक संरचना हमारे संविधान की उसमें आती है तो उसको जो है वो बदलाव उसमें नहीं किया जा सकता है। इसकी डेट याद रखिएगा 1973। और एक चीज़ और है, पता है ये वाले जो क्वेश्चन है केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आपको याद हो शायद लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक असम की आई थी, मुझे उनका नाम नहीं याद है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते थे। उनसे भी जो फाइनल क्वेश्चन था उनका 1 करोड़ रुपए का, उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप स्टडी करेंगे जो है अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने की, और आप केबीसी में भी जाके खेल सकते हैं। इतने बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके तैयार करा रही हूँ। ठीक है, तो यार कोई अगर जीत जाओ ना तो प्लीज़ बता ज़रूर देना कि हाँ मैम आपने पढ़ाया था, वो क्वेश्चन मेरा आ गया। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, कोई नहीं, बस अच्छे से आप लोग पढ़िए जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो। आप लोगों का सिलेक्शन होगा यार, मुझे उसी में बहुत खुशी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और फिलहाल इतने क्वेश्चंस, नेक्स्ट जो है मैं फिर वीडियो लेकर आती हूँ। और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और हाँ, कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए जो है मास्क वगैरह लगा कर रहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो विदाउट मास्क जो है मार्केट में और इधर उधर सब जगह घूम रहे हैं। तो कोई भी लापरवाही नहीं, हाथ सैनिटाइज करिए, बार बार साबुन से धुलिए। ठीक है, और मास्क लगा कर रहिए, लापरवाही मत करिए, चाहे आप गाँव में रह रहे हैं या शहर में। प्लीज़, कोरोना में, कोविड में जो स्थिति यही है, आप लापरवाही करेंगे तो दिक्कत बनेगी, इसलिए प्लीज़ लापरवाही नहीं करिए। और आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं उन लोगों को भी जो है वो इन सारी बातों को बताते रहिए, जिससे वो लोग भी लापरवाही ना करें। क्योंकि सेकंड वेव जो आई है बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई सबके लिए, तो इसीलिए अगर आगे इस तरीके की फिर कोई स्थिति बनती है तो पूरे आप लोग सभी लोगों को जो है वो बिना लापरवाही के काम करना है, जिससे वो खतरनाक ना हो किसी के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये मैसेज दे रही हूँ, आप लोग भी अगर अपने से आगे ये मैसेज करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और खुशी भी होगी कि हम कहीं ना कहीं समाज में इसी तरह ही कुछ हेल्प दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।